हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। चलिए अपने इस परिचर्चा की कड़ी में आगे शुरू करते हैं। और हमारा डिस्कशन चल रहा था पॉलिटिकल साइंस में न्याय के संबंध में। हम कुछ चर्चा कर रहे थे, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। और जो साथी इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, बहुत छोटा सा सेशन है, केवल जब आ ही गए हैं देखने के लिए तो अरस्तू के न्याय को समझ के जाइए। हो सकता है आपका फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में कहीं भी सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। थोड़ा डेप्थ में एकदम बारीकी से इसका विश्लेषण करेंगे, बहुत थोड़े से समय में सत्र पूरा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ जान लो कि ये हमारी पिछली परिचर्चाओं की उसी कड़ी में टॉपिक तो है जस्टिस। आज लेक्चर नंबर चौथा है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अरस्तू के न्याय को। आप कहेंगे सर न्याय तो हमने पहले भी पढ़ा था। और पहले कौन सा पढ़ा था? इससे पहले हमने अरस्तू के गुरु प्लेटो के न्याय को पढ़ा था। अच्छा यार, एक बात ध्यान से समझिए जरा। कुछ प्रश्न आते हैं इस टाइप के, कथन टाइप के, स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें मैं एक कथन से शुरुआत करता हूं। पहला कथन ये है, आपने जो पढ़ा था कि प्लेटो प्लेटो के न्याय का वर्णन, किताब का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लेटो के न्याय विचार रिपब्लिक में है। प्लेटो के न्याय विचार कौन सी बुक में है? रिपब्लिक। रिपब्लिक तथा तथा अरस्तू के संपूर्ण न्याय विचार तथा अरस्तु के संपूर्ण न्याय विचार या संपूर्ण न्याय विचारों का वर्णन, ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा सरल रहेगा। वर्णन पॉलिटिक्स में किया गया है। पॉलिटिक्स, ये इनकी किताब का नाम है, पॉलिटिक्स में किया गया है। किया गया है, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। देखो, मैं सूचना से शुरू करता हूँ। हम जब परिचय करते हैं ना, टॉपिक के परिचय से ही एक अच्छा सवाल निकल कर आ रहा है, उसको बताता हूँ। एक दूसरा कथन और ले लेते हैं। प्लेटो का न्याय, प्लेटो का न्याय, प्लेटो का न्याय व्यक्ति के सद्गुणों पर टिका है। व्यक्ति के सद्गुणों पर टिका है। पर टिका है। वहीं अरस्तू का न्याय, वहीं अरस्तू का न्याय नैतिकता के साथ साथ नैतिकता के साथ साथ, यहाँ पे एक बात ध्यान दें, नैतिकता के साथ साथ संबंधों के नियमन और समानता की बात करता है। संबंधों के नियमन एवं समानता की बात करता है। एवं समानता की बात करता है। बड़ा मजेदार क्लास होने वाली है। अब इस तरह के जब सवाल आपके सामने आते हैं तो आप इन सवालों को हल करते वक्त बहुत बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं कि सर क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। बेटा, ऐसे सवाल जब समझ में आते हैं जब पूरा पढ़ा है आपने, प्लेटो अच्छे से पढ़ा है। मेरी पिछली सेशन में, पिछले सत्र में आप, मुझे हो सकता है यूट्यूब पे देख रहे हो या किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो लोक सेवा इंस्टीट्यूट, ध्यान से सुने, लोक सेवा इंस्टीट्यूट नाम की एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स उपलब्ध है, वहाँ देख लीजिए। अभी देखो,
पहले कथन पर बात करें, मैं परिचय पर आता हूं। अब मैं बोल रहा हूं, आप स्टेटमेंट को समझना। प्लेटो ने अपने जो न्याय विचार दिए हैं, प्लेटो का न्याय वास्तव में आदर्श राज्य की स्थापना के लिए एक प्रयास है, और उस आदर्श राज्य की स्थापना के क्रम में वो न्याय को बताता है। और वो कहता है कि व्यक्ति का आचरण जब नैतिकता के अनुकूल रहेगा, अर्थात पूरी तरह सद्गुणों के आधार पर होगा, तो एक समाज में न्याय की स्थापना होगी, वो पूरी समाज न्यायपूर्ण होगी। ठीक है, तो इसका मतलब उसके न्याय का आधार सद्गुण है, बात तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट यही देखो क्या कह रहा है पहले स्टेटमेंट में ही, और इस सब बात का वर्णन उसकी रिपब्लिक नाम की किताब में किया गया है, बात सही है। आगे कह रहा है कि अरस्तु के संपूर्ण न्याय विचारों का वर्णन पॉलिटिक्स में है, ये गलत बात है। आज के टॉपिक की शुरुआत मैं यहीं से करता हूं कि अरस्तु ने पॉलिटिक्स लिखी, पॉलिटिक्स में न्याय शब्द की कई बार उल्लेख है, कई बार चर्चा की है, लेकिन उसकी व्याख्या और वर्णन कतई नहीं है, विस्तार से बताया ही नहीं कि क्या है। आज हम जिस अरस्तु की न्याय को पढ़ने वाले हैं, वो पूरा न्याय का वर्णन हम उसकी किताब निकोमेनियन एथिक्स, जिसे आप एथिक्स नाम से जानते हैं, उसमें से उठा रहे हैं। तो अब मैं सीधा शब्दों में कहूँ कि अरस्तु ने अपने न्याय को दो भागों में बांटकर बताया। पहला, उसने रिपब्लिक में न्याय शब्द की चर्चा कई जगह की, परंतु व्याख्या उसने कहाँ पे की? निकोमेनियन एथिक्स नाम की किताब में की। तो पहला स्टेटमेंट गलत है या सही है, आप बताइए। गलत है ना, अधूरा है। आधे से ज़्यादा विद्यार्थी तो यहीं लोटपोट हो जाएंगे, पढ़ते ही कहेंगे हाँ 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 सही है भाई। गलत है भाई, क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, प्लेटो का न्याय व्यक्ति के सद्गुणों पर टिका है, वहीं अरस्तु का नैतिकता के साथ साथ संबंधों के नियमन एवं समानता की बात करता है। बिल्कुल सही है, वो नैतिकता के साथ साथ ये वो अपनी सामान्य न्याय में नैतिकता की स्थापना करता है, बिल्कुल जनरल जो जस्टिस बताता है। और जो वितरणात्मक न्याय या सुधारात्मक न्याय या संशोधनात्मक न्याय या रेक्टिफिकेटरी न्याय, या जिसे करेक्टिव जस्टिस कह सकते हो, सुधारात्मक न्याय, संशोधनात्मक न्याय या रेक्टिफिकेशन की बात जहाँ पे करता है, उसमें वो क्या करता है? नागरिकों के मध्य आपसी संबंध अच्छे रहें, हाँ, वो संबंध अच्छे रहें और उनका आधार समानता हो, अर्थात कोई किसी के अधिकारों का हनन नहीं करे, इसकी व्यवस्था करता है। और न्यायपालिका को अधिकार देता है कि आप कर लेना, अगर कोई किसी के अधिकारों को छीने एक दूसरे, तो आप दंड दे सकते हो। तो अधिकारों की बात करता है, संबंधों के नियमन की बात करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा स्टेटमेंट 100% ट्रू है। अब ये सारी गहरी बातें, बोले सर मैं सरल मानुस, मेरे सरल से दिमाग में कहाँ से घुसेंगी? जरूर घुसेंगी अगर आप ऐसे पढ़ेंगे। कैसे? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास और यहीं से आगे बढ़ते हैं। इस तरह प्रश्न जब आपके जेहन में हैं तो निसंदेह आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक पूरा डायग्राम, जब ये टॉपिक आपका समाप्त होगा ना, तब आपके जेहन में एक डायग्राम बनेगा। और कैसा डायग्राम बनेगा मैं अभी बता देता हूं आपका। इस तरह का डायग्राम बनेगा आपका। हम्म एक ऐसा डायग्राम आपके जेहन में लास्ट में बन के आएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है भाई, भाई हो क्या रहा है ये है? चलो हम बता देते हैं ये क्या हो रहा है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय को। तो जब प्लेटो के न्याय को आप पढ़ते हैं तो ये इसमें है पॉलिटिक्स प्लस एथिक्स। एथिक्स पूरा नाम है निकोमेनियन एथिक्स नाम की दो किताबों में है, दो बुक्स में। अब इन
एक में चर्चा है, दूसरे में विस्तार से बताया गया है। एक तो कहता है वो सामान्य न्याय, जनरल जस्टिस, सामान्य न्याय, और दूसरी वो बताता है विशेष न्याय। विशेष न्याय। अब इस विशेष न्याय के भी उसने कितने पार्ट कर दिए? 2 पार्ट कर दिए। ये लो। एक को बताता है वितरणात्मक न्याय, एक पढ़ेंगे वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसका तर्क देख के लास्ट में इसको नकार देगा। फिर वो वितरणात्मक के साथ साथ दूसरा इसका उपभाग करता है सुधारात्मक, रेक्टिफिकेटरी, सुधारात्मक न्याय। ठीक है जी, ये लो। इसको तो आगे चल के वो क्या कर देगा? खंडन कर देगा और कहता है सुधारात्मक चलता है। और इसमें भी 2 उपभाग बताता है विस्तार से। एक बताएगा ऐच्छिक सुधारात्मक और एक बताएगा अनैच्छिक। अनैच्छिक। इस तरह से ये डायग्राम आपका बनेगा। सरल भाषा में मैं एक ही लाइन में अगर सीधा सा बोलकर आपको बताऊं तो प्लेटो ने अपनी 2 किताबों के माध्यम से हमें न्याय को बताया। प्लेटो का जो न्याय है वो राज्य के अंतर्गत, पॉलिटी के अंतर्गत व्यक्तियों के आपसी संबंधों का नियमन करने की एक प्रक्रिया का दूसरा नाम है। अर्थात एक फर्क है प्लेटो के न्याय में और अरस्तू के न्याय में। प्लेटो का न्याय जहाँ नैतिकता की बात करता है, नैतिकता या सद्गुणों पर टिका हुआ है, वहीं अरस्तू का न्याय कानून नैतिकता के साथ साथ, इसका मतलब उसने प्लेटो के न्याय को स्वीकार किया और उसमें सुधार किया। और सुधार, एक तो नैतिकता को आधार माना, नैतिकता को आधार कहाँ मानेगा? सामान्य न्याय में। और उसके साथ साथ फिर वो कानूनी न्याय की बात और करेगा। तो प्लेटो का न्याय जहाँ नैतिकता को लेकर चलता है केवल और केवल, वहीं अरस्तू का न्याय नैतिकता तथा कानूनों को लेकर चलता है। और वो कानून को क्यों लेकर चलता है? प्लेटो का न्याय जहाँ कर्तव्यों की बात करता है कि भाई कर्तव्य के आधार पर, या जाको काम जाइने साजे और करे तो कुतक बाजे, मतलब राजा को निर्धारित कर्तव्य करने चाहिए, सैनिक को अपने कर्तव्य, उत्पादक को अपने कर्तव्य, ऐसा प्लेटो ने कहा। तो उसकी न्याय कर्तव्यों के पालन पर टिका हुआ है। मैंने पूछा, प्लेटो बाबा आपके आदर्श राज्य में न्याय खंडित होने की कोई संभावना है क्या? प्लेटो कहते हैं, देखो जितेंद्र जी, अगर व्यक्ति ने अपने निर्धारित कर्तव्य नहीं किए तो न्याय निश्चित रूप से नहीं बनेगा, क्योंकि ये चौथा सद्गुण है जो उन 3 सद्गुणों के सही सही पालन करने पर ही प्राप्त होता है। ऑलराइट, ऐसा प्लेटो ने कहा। मैं अरस्तु के पास पहुंचा, मैंने कहा प्लेटो ऐसी बात कह रहा है। बोलो ठीक है, उनकी बात अपनी जगह ठीक होगी, पर सच ये है कि वो कर्तव्यों पर जोर देते हैं, मैं अधिकारों की स्थापना की बात करता हूँ। मैंने कहा कैसे अधिकार? बोलो मेरे राज्य में रहने वाले तमाम व्यक्तियों को समानता की स्थिति मिले। मैंने कहा कोई ताकतवर हुआ और उसने दूसरे के ढिशुम मार दिया, घुसा, तो दिक्कत हो जाएगी, उसके तो स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो गया। बोले हाँ, इसका ध्यान रखूंगा। मैंने कहा और किसी ने गाली दे दी, किसी को समाज बाहर, जात बाहर कर दिया तो? अरे बोला भाई जितेंद्र, न्याय का मतलब मैं यही तो समझता हूँ। मेरे न्याय से मतलब है समाज में पदों का, प्रतिष्ठा का और संसाधनों का आवंटन ही न्याय है। इसने कहा, अरस्तु ने, पद, प्रतिष्ठा और संसाधनों के अधिकारों का आवंटन ही क्या है? न्याय है। तो मैंने कहा अब ये बड़ी पेचीदगी है बाबा, आप जब इसका आवंटन करने चलोगे तो आवंटन का पैमाना क्या मानोगे? तो उन्होंने कहा यार देख, मैं तो मानता हूं कि न्याय 2 प्रकार की होती है। सामान्य न्याय जिसे कहते हैं, जनरल न्याय, कि जब समाज में नैतिकता को आधार मानकर न्याय की स्थापना की जाएगी तो इसका आधार सद्गुणी हो सकते हैं। एक जितना सद्गुणी व्यक्ति उतनी अधिक उसका व्यवहार अच्छा होगा, और उसका व्यवहार राज्य की सेवा करने में जितना अच्छा होगा, अर्थात जितना उसने योगदान अपने सद्व्यवहार से दिया है राज्य के उत्थान में, उस अनुपात में उसको संसाधन, पद या प्रतिष्ठा मिल जाएगी। तो मैंने कहा इसमें पैमाना क्या है? इसमें पैमाना क्या? तो उसने कहा कि इसमें योग्यता पैमाना है। क्या है? अच्छा ठीक है, चलो सद्गुण को आधार मान लिया,
मैंने कहा विशेष न्याय क्या है? बोल मान लो अभी, बोल समस्या ये है, मैं दूसरी टाइप की इसलिए बता रहा हूँ कि अलग अलग देश, अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग तरह के जो है जस्टिस या परिस्थितियां होती हैं। तो विशेष न्याय को मेरे हिसाब से दो तरीके हैं, अरस्तु जी ने कहा। मैंने भी पूछ लिया बता दो क्या है, तो बोलो वितरण का। वितरण किसका? पहला प्रश्न आएगा वितरण किसका, तो वही बात बताएंगे, कभी भी बता रहा था ना मैं, वितरण जो है पद का, प्रतिष्ठा का, अधिकारों का, संसाधनों का वितरण कैसे किया जाए समाज में। मैंने कहा हाँ बताओ बताओ कैसे किया जाए। बोलो भाई जिसका जितना योगदान राज्य समाज में उसको उतना मिलेगा, बड़ी सरल सी बात है, बहुत बढ़िया। अब योगदान किसी ने कितना किया कैसे तोल लूं? बोलो जो जितना सद्गुणी होगा, जो जितना सद्गुणी होगा उसको उस अनुपात में दे देंगे। मैंने कहा रुको यार, योगदान का पैरामीटर आप योग्यता कह रहे हो। इन्होंने कहा योगदान का पैरामीटर योग्यता की, जिसने जितनी योग्यता से काम किया, मनोयोग से काम किया। बाबा एक बात बताओ, व्यवस्थाएं अलग अलग भी तो हो सकती हैं। बोले यार कैसे? अरस्तु जी कह रहे हैं कैसे? मैंने कहा अरस्तु बाबा, एक योग्यता है अल्पतंत्र या धनिक तंत्र। उसमें एक धनिक तंत्र में योग्य माना जाता है जिसके पास जितनी पूंजी या संपत्ति वो उतना सक्षम। यदि आप सक्षमता को या योग्यता को ही आधार मान रहे हो तो धनिक तंत्र में तो जिसके पास जितना धन होगा वो उतने बड़े पद और प्रतिष्ठा का हकदार होगा। उसका आवंटन तो उसके धन के आधार पर किया गया। बोलो हाँ बराबर बात है। मैंने कहा अब सुनो, अगर लोकतंत्र है, क्या है? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में पद प्रतिष्ठा इन सब का आधार होता है समानता, सबका है ये। बोले यार ये बात भी सब सही है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आप वितरण करने चले हो तो अलग 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 व्यवस्थाओं में उसका आधार भी तो अलग अलग हो गया। बोलो यस और नो? यस। तो ये तो सार्वभौमिक नहीं रहा, ये न्याय तो खुद में विरोधाभासी हो जाता है। एक केनिया में जो व्यवहार न्यायपूर्ण है वही अमेरिका में जाके अन्यायपूर्ण हो सकता है। जो व्यवहार पाकिस्तान में उचित है भारत में अनुचित हो सकता है। मुस्लिम समाजों में तलाक 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 ये उचित है, लेकिन हमारे यहाँ स्त्री मातृशक्ति की सम्मान है, इज्जत है, तो यहाँ उनका व्यवहार अन्यायपूर्ण हो गया है कि नहीं है? हाँ, इसका मतलब तो ये संविधानों पर डिपेंड कर, अलग अलग संविधानों के अस्तित्व होने की वजह से न्याय के भी विविध स्वरूप यहाँ। इसका मतलब अरस्तु सार्वभौमिक न्याय के बजाय कैसे न्याय में विश्वास करता है? अरस्तु न्याय की विविधता में विश्वास करता है। रुको रुको जरा रुको, मैंने कहा अच्छा ये बात, एक और बात ध्यान से सुनो। अब ये बताओ यार कि न्याय जो है वो कौन बताएगा? धनिक तंत्र में तो धन हो गया, लोकतंत्र में ये आधार तो आपने ये मान लिया। बोलो कानूनों के आधार पर। मैंने कहा एक बात बताओ, ये भी तो हो सकता है कि कानून सत्ताधारी ने अपने हितों के लिए बनाए हों। बोलो बात तो ये भी सही है, तमाम कानून सत्ताधारी अपने हितों को पूरा करने के लिए बनाता है। इसलिए इसलिए जो वैधानिक कानून हैं, जो राजकीय या संवैधानिक कानून हैं, जो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून हैं, इनको अरस्तु थोड़ा सा संशय की दृष्टि से देखता है, थोड़ा सा डाउट की दृष्टि से देखता है, क्योंकि इन्हें अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी बनाया जा सकता है। तो फिर मैंने पूछा बाबा तो आप कैसे कानूनों का आधार मानोगे? तो उन्होंने कहा भाई देख, नैतिक कानून जो है ना, नैतिक कानून से उनका मतलब था प्राकृतिक कानून, अर्थात वो वितरणात्मक न्याय के पैरामीटर के आधार पर या उसकी डायरेक्शन में भी कैसे कानूनों को साथ की बात करता है। वो कहता है प्राकृतिक कानून या परंपराएं और परिपाटियों से जो निर्धारित होता है व्यवहार, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि परंपराएं सर्व समाज को देखकर बनती हैं, किसी एक व्यक्ति को देखकर नहीं बनाई जाती। कानून तो हो सकता है एक वर्ग ने, सत्ताधारी वर्ग ने अपने हितों को साधने के लिए बना दिया हो, लेकिन परंपराएं और परिपाटियों को आधार मान लिया इस तरह के न्याय करने का। इसलिए ये न्याय आगे चल के क्या हो गया, ये न्याय वितरणात्मक न्याय खुद ही वो इसे संशय की दृष्टि से देखता है और खंडन करता है। तो जब उसने खंडन कर दिया, फिर आते हैं सुधारात्मक न्याय की तरफ। दूसरी तरफ फिर कहता है सुधारात्मक न्याय का संबंध है कि व्यक्तियों का व्यवहार सुधरे, उनका व्यवहार आपस में गरिमापूर्ण रहे,
और कोई किसी के अधिकारों को छीन कर ना भागे। उसने मेरा जूता चोर लिया, चप्पल चोर ली, उसने मेरी बुक चोर ली, उसने मेरी बीवी भगा ली, है ना, उसने मेरे सर फोड़ दिया, ऐसा ऐसा, उसने मेरे पैसे लेके नकार दिया, मतलब दीवानी मामले भी, और उसने जो है मेरा हत्या कर दी, सर फोड़ दिया, चोरी डाका डकैती ये सब कर ली। तो ऐसा रहा तो समाज अस्थिर रहेगी ना, एकता कहाँ स्थापित होगी, न्यायपूर्ण समाज कैसे बनेगी। तो बोले ये काम, ये राज्य का दायित्व है। वो कहता है कि ये जो है ये राज्य का दायित्व है। ऐसी न्याय लागू हो सकती है, उसने कहा हो सकती है, पर ये आदर्श राज्य का न्याय है। ऐसी बातें कि नैतिकता के आधार पर न्याय की बात हो, वो आदर्श राज्य में होती हैं। पर धरातल पर वास्तव में कैसे राज्य होते हैं, धरातल पर तो सब तरह के वास्तविक राज्यों को देखिए आप। ये जो न्याय है ये प्लेटो की बात में लागू होती है। प्लेटो की न्याय को आप जानते हैं कि प्लेटो, थॉमस मूर ने एक यूटोपिया नाम का ग्रंथ लिखा था जो सच में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये क्या है यूटोपिया, मैं बता दूं एक बार। उसने कल्पना की, थॉमस मूर ने, एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे सब अपनी योग्यता के अनुसार काम करते हैं और जिसको जितनी, और एक एक ढेर में ले जाकर संपत्ति को पटक देते हैं, जिसको जितनी चाहिए वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ले जाता रहता है, ना कोई किसी से चिढ़ता है, ना कोई कानून, ना कोई बैर भाव, ना कोई लड़ाई, ना कोई कुछ नहीं, बड़ा प्रेम से रहते हैं, बड़ा ही प्रेम से। मतलब कोई ये नहीं कहता कि यार तुम तो 10 रुपए कमाए, तू 50 क्यों ले जा रहा है। हो सकता है किसी ने 500 कमाए हों और वो 10 खा, बोलो बड़ा ऐसी व्यवस्था, यूटोपिया नाम का द्वीप कल्पनाओं में। तो ऐसी जो हकीकत हो ही नहीं सकती उस बात को यूटोपियाई बात बोल लेते हैं, जो कि प्लेटो बोलता है। तो ये प्लेटो के आदर्श राज्य में लागू होने वाला न्याय है जो अरस्तु ने बताया। ठीक है, अरस्तु का वितरणात्मक न्याय किसके नजदीक है, प्लेटो के न्याय के नजदीक है। चलो, प्लेटो के न्याय के नजदीक है, ऐसे ही बात कर दें। लेकिन ये सुधार वास्तव में जगत में जब जाके देखें, ये ख्वाबी जगत की या आदर्श राज्य का न्याय है, ये वास्तविक जगत का। क्योंकि वास्तविक जगत में जो देश होते हैं ना, व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, सबकी अपनी परंपराएं, सब कुछ, तो वहां कानून होता है। तो ऐसे देशों में सुधारात्मक न्याय की स्थापना करने का दायित्व तो करती है न्यायपालिका। ये विधिक कानून की बात करते हैं। इसके दो प्रकार। उसने कहा सुधार, मैंने पूछा सुधार किसका, बोले व्यवहार का सुधार। मैंने कहा क्यों, बोले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, कि कहीं एक ताकतवर दूसरे के अधिकारों का हनन तो नहीं कर देगा। ये मैंने कहा अच्छा, ये सुधार कैसे होगा, बोले दो प्रकार से। एक ऐच्छिक सुधार, यानी खुद से कर ले व्यक्ति आपस में समझौते एग्रीमेंट के द्वारा, है ना। दूसरा अनैच्छिक, जिसे नहीं करना चाहता, जबरदस्ती ठोका ठोकी लठ के दम पे उससे सुधारा जाएगा। जैसे कि आप हैं, आप, हाँ आप इसे कह रहा हूं, आप कैसे हैं, बोलो सर मैं तो लातों का भूत हूं, बातों से नहीं सुधरूंगा, इतना ही कह लो, कितने डरा लो, मैं तो पढ़ूंगा जैसे पढ़ूंगा। चलो मजाक था। लेकिन ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय और अनैच्छिक, ऐच्छिक न्याय को उसने दीवानी प्रकार के मामलों पर लागू किया और अनैच्छिक न्याय के लिए उसने फौजदारी प्रकार के मामले बताए। अब जब मैं कहता हूँ दीवानी मामले और फौजदारी मामले, तो ये क्या होते हैं इसको किसी और क्लास में जब न्यायपालिका पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। पर सरल भाषा में धोखाधड़ी लेन देन के मामले क्या होते हैं, ये आते हैं आपके दीवानी मामलों में। और जहां आता है भौतिक नुकसान, सच में फिजिकल असाल्ट, चोरी डाका हमला पीटना घूसा मारना नाक तोड़ना हत्या करना, जहां भौतिक नुकसान हो रहा है, वो आता है फौजदारी में। तो ये दो प्रकार के, उसने कहा कि यही एग्जिस्ट करता है आजकल संसारों में। वाह क्या न्याय है अरस्तु बाबा। तो सच ये है कि ये जो न्याय, उसने कहा कि वास्तविक जगत में ये और ये सामान्य न्याय दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो सच ये है कि नैतिकता की स्थापना भी जब भी होती है जब कानून हो, इसलिए उसकी सामान्य न्याय और सुधारात्मक न्याय एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो क्या है, प्लेटो का ही विस्तार था, बस इतना मान लो, ये खत्म हो जाता है। लेकिन ये इसके पूरक हैं। यह है अरस्तु का सारा न्याय। सारांश में आप इतना पढ़ेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में लेकर चलता हूँ, ठीक है। और विस्तार में एक एक चीज को लिखेंगे कि भाई प्रश्न कहाँ से आए, और ज़्यादा बड़ा इसको नहीं करूँगा मैं, बहुत छोटा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको मजे आएंगे। आज से पहले इस तरह आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ेंगे तो हजारों को बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस ऐसे पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया टॉपिक, पहला क्वेश्चन। फिर आपका
आगे बढ़ते हैं। तो प्लेटो के न्याय की बात करें, सबसे पहले प्लेटो ने न्याय के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। प्लेटो का न्याय या फिर न्याय का वर्गीकरण, ये लो। अब मैं लिखते ही आपसे पूछ रहा हूं कि न्याय का वर्गीकरण कौन सी किताब में है, तो आप कहेंगे निकोमेकियन एथिक्स में। निकोमेकियन, इथियन बन गया, यन है, निकोमेकियन एथिक्स, शॉर्ट में एथिक्स बोल देते हैं। इस किताब में यह वर्गीकरण दिया गया है। तो उसने न्याय कितने प्रकार की बताई? उसने 2 प्रकार की न्याय बताई। पहली बताई सामान्य और दूसरी बताई विशेष। अभी जो डायग्राम बताया था उसको खोलते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं। पहली बताई उसने सामान्य, सामान्य। अब मोटे रूप में उसकी 2 न्याय हैं। विशेष के 2 प्रकार आगे चल के करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी कंप्लीट न्याय या जनरल न्याय देख लेते हैं। इसको संपूर्ण न्याय भी कहता है वो, संपूर्ण या सामान्य न्याय। इज इट क्लियर? तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ तथ्य लिख देता हूं, सीधा सीधा जो सवाल हल करवाएंगे। इसका संबंध किससे है? नैतिकता और सद्गुण से है। नैतिकता एवं सद्गुण, सद्गुण से है। ऑलराइट। हाँ, सद्गुण से है। तो आप बताओ कैसे जगह पे पाया जाएगा? अतः यह केवल आदर्श राज्य में एग्जिस्ट करता है। यह केवल आदर्श राज्य में पाया जाएगा। क्लियर? पूर्ण न्याय का मतलब क्या बताता है? पूर्ण न्याय का यानी अर्थ इसका अर्थ है कि आदर्श राज्य में, इसका अर्थ है कि आदर्श राज्य में आपसी संबंध, आपसी संबंध सद्गुणों नैतिकता पर आधारित हों। ये नैतिक सद्गुणों पर आधारित हों, सद्गुणों पर आधारित हों। तो इस परिस्थिति को आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे कि सर न्याय की स्थिति है। तो इसमें जो कानून बनेंगे उनका आधार भी क्या होगा? अतः यहां के कानूनों का आधार, यहाँ के कानूनों का आधार भी समझदारी या विवेक और नैतिकता, यही हो सकता है। विवेक व नैतिकता होगा। देखो बड़ा लॉजिकली चलेगा अब ये सारा सिस्टम आगे तक। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि मैं सीधा लिख देता हूं, इसका जो अर्थ है कि यहां पे कानून और सद्गुण में कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि यहां पर कानून एवं सद्गुण में कोई अंतर नहीं। लॉजिकली सोच कर देखो। ये लो, बोलो सर ये बात भी सही है।
तो सीधे सीधे अर्थ में मैं ये कह दूं क्या कि सद्गुण वाले कानून का पालन ही न्याय है। क्या कह दूं? सद्गुण वाले कानून का पालन ही न्याय है, मतलब सामान्य न्याय है, यह संपूर्ण न्याय है। गलत तो नहीं होगा? यस और नो? बोलो सर, बिल्कुल सही है। ओके। तो यार एक चीज निकल कर आ रही है, इस पूरी बात को जब आप देखते हो विस्तार से, तो मुझे तो एक बात समझ में आ रही है कि एक कथन कारण का सवाल बना दूं यहां पे। कथन, ये लो, कथन का सवाल ये बना देता हूं कि अरस्तु की पूर्ण न्याय स्थिति में, अरस्तु की पूर्ण न्याय, जिसे वो जनरल न्याय भी कहता है, पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय, सामान्य न्याय स्थिति में कुछ कंडीशन बन रही हैं, जरा ध्यान से समझना। वो कहता है कि राजनीति और नीति में, राजनीति व पॉलिसी में, यानी पॉलिटिक्स और पॉलिसी में, कानून और विवेक में, कानून एवं विवेक में, विवेक यानी नैतिकता भी कह सकते हो, और नागरिक और सद्गुणी में, और नागरिक व सद्गुणी। थोड़ा सा धैर्य से पढ़ो, मजे आ जाएंगे। जिंदगी में इधर उधर तो खूब घूमते फिरे हो, आप थोड़ा टिक के पढ़ लो। नागरिक व सद्गुणी में कोई अंतर नहीं है। तो ये कथन सत्य है ना? बताओ सत्य है कि नहीं है? बोलो सर, मजे आ गए, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। अब विशेष जस्टिस की बात करेंगे। ये तो हमने सामान्य जस्ट बताया था या संपूर्ण बताया था। अब बात करते हैं किसकी? इसको स्टॉप करके आप एक बार रिवाइज करेंगे यहीं, मैं आगे बढ़ता हूं, आप उस हिसाब से वीडियो को देख लेना बाद में। अब पर्टिकुलर जस्टिस की बात करते हैं। बी नंबर की जो थी ना, उस दूसरी तरफ, चार्ट के दूसरी तरफ, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर या विशेष न्याय। पर्टिकुलर या विशेष न्याय, ये क्या होता है सर? देखो, ये पाई जाती है सामान्य जो स्टेट होते हैं ना, आदर्श की बजाय कोई भी कॉमन राज्य, उसमें इसका संबंध, इसका संबंध वास्तविक राज्यों से है। वास्तविक राज्यों से है। अब आप कहोगे सर, वास्तविक राज्य क्या होते हैं? क्या ये आदर्श राज्य से अलग है? हाँ, आदर्श राज्य तो एक खास परिस्थिति है। अरे भाई, वो हो ना हो, उसके अलावा जितने भी राज्य हैं वास्तविक राज्य ही तो होते हैं। आदर्श राज्य तो ख्वाबों में है, सच में तो कहीं है ही नहीं। सच है ये बात। इसलिए इसका संबंध वास्तविक राज्यों से है। तो यहां एक कथन बन गया ना। कौन सा कथन? ये लो, इस कथन को भी आप समझिए। एक कथन यहां भी बनेगा, क्या बनेगा? ये बन सकता है कि पूर्ण न्याय आदर्श जगत का न्याय है। बना कि नहीं बना? आदर्श जगत का न्याय है। वहीं वहीं
वहीं विशेष न्याय का अस्तित्व, विशेष न्याय का अस्तित्व कहाँ पाया जाता है? वास्तविक जगत में होता है। अस्तित्व वास्तविक जगत में होता है। बताओ कथन सही है या गलत है? बोलो सर बिल्कुल सही है, ये तो मजे आ गए। तो आप एक प्रश्न कर सकते हैं मुझसे। क्या प्रश्न करेंगे? सीधा सीधा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर तो इसका स्वरूप कैसा है? तो इसका स्वरूप कैसा है? मतलब क्या ये अलग अलग पाई जाती है या एक तरह की होती है सब राज्य में? तो भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, इसका तो सीधा अर्थ है जैसी राजव्यवस्था, ऐसी राजव्यवस्था। राजव्यवस्था किसके अनुसार होती है? बोलो सर संविधानों के अनुसार। ये भी हमें अरस्तू ने बताया था। जैसी राजव्यवस्था, ये संविधान, वैसी विशेष न्याय। इसीलिए तो इसको विशेष कहते हैं, वैसे विशेष न्याय। क्लियर? दूसरा आप कह सकते हो तो विशिष्ट न्याय का स्वरूप अलग अलग है क्या? बोलो सर हाँ बिल्कुल अलग अलग है, इसका एक स्वरूप नहीं खोज सकते। तो यहां कह दूं कि जैसा संविधान वैसा न्याय? बोलो सर बिल्कुल, जैसा संविधान वैसा न्याय। अर्थात विशिष्ट न्याय का आधार क्या होता है? यही तो है संविधान। तो इसको भी लिख लो, कहीं कथन में आ जाए। अर्थात अर्थात विशिष्ट न्याय का आधार, न्याय का आधार कौन होता है? संविधान, संविधान होता है। थोड़ी देर पहले आपने सामान्य न्याय पढ़ी थी ना? तो सामान्य न्याय का आधार आपने क्या बताया था? सामान्य न्याय का आधार आपने बताया था सद्गुणों को। वहीं विशिष्ट न्याय का आधार क्या होता है? संविधान होता है उस पर्टिकुलर देश का। अब एक बात बताओ, मोटे रूप में जब संविधानों पर आधारित है तो संविधानों में भी ये, इस संविधानों के आधार पर भी इसके दो स्वरूप अरस्तू ने बताए, क्योंकि विशिष्ट न्याय किस पर आधारित बता दिया? संविधान पर। तो संविधानों ने भी इस विशिष्ट न्याय के दो स्वरूपों पर चिंतन किया अरस्तू के अनुसार। मैं लिख दूं यहां पे, क्रम बनता चलेगा। ये मोटे तौर पर, मोटे तौर पर, मोटे तौर पर विशिष्ट न्याय के दो स्वरूप हो सकते हैं। इसके अनुसार, अरस्तू के अनुसार दो स्वरूप। अंडरलाइन कर लो दो स्वरूप को, और दो स्वरूप को फिर से दो भागों में बांट दो। कौन कौन से? भाई पहला और दूसरा। पहला कौन सा? पहला है वितरणात्मक, वितरणात्मक न्याय। और दूसरा कौन सा है? सुधारात्मक न्याय। मतलब संविधान में भी इस विशेष न्याय को दो भागों में बांटकर पढ़ने की, समझने की कोशिश की है। पहला अर्थात वितरणात्मक या डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूटरी, और रेक्टिफिकेटरी। रेक्टिफिकेटरी कह दो या इसको करेक्टिव कह सकते हो। करेक्टिव, दो प्रकार का न्याय। ठीक है, ये लो साहब।
अब आप इस क्रम को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो समस्या है, सबसे पहले मैं वितरणात्मक को ले लेता हूं, है ना। एक नंबर, एक नंबर में कौन सा? वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय में सबसे पहले जब मैंने ये लिखना शुरू किया तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर वितरण किसका। ये मैंने अरस्तु से पूछा कि अरस्तु बाबा वितरण किसका, वितरण किसका। तो अरस्तु का भी बड़ा मजेदार जवाब आया। उसने कहा कि जितेंद्र जी, वितरण है पद का, प्रतिष्ठा का, पद का, प्रतिष्ठा का, पुरस्कार का, पुरस्कार व संसाधनों के वितरण का। असल में तो ये सारे संसाधन ही हैं, इनका वितरण का ये प्रश्न समाज में आता है कि भाई इनका वितरण किस आधार पर किया जाए। तो फिर इनके आवंटन का अगला प्रश्न मैंने तपाक से कर दिया अरस्तु से। मैंने कहा कि सर इनके आवंटन का आधार क्या, इनके यानी ये जो आप पद पुरस्कार ये बता रहे हैं, वितरण करने की बात आती है तो इनके आवंटन का आधार क्या हो। आधार क्या? अरस्तु तो ठहरे अरस्तु, अरस्तु ने भी कहा कि देखो समाज में जिसका जितना योगदान है उस योगदान को उसने कितने कौशल और योग्यता से निभाया है, वो कौशल और योग्यता उसका आधार होना चाहिए। योगदान या उसने कहा राज्य सेवा में ये योगदान, राज्य सेवा में के योगदान के लिए क्या बताया, योग्यता व क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता व उनकी योग्यता व क्षमता अनुसार। मतलब ये बड़ा दिलचस्प व्यक्ति है। उसने कहा कि उनकी योग्यता और क्षमता को वितरण का आधार बना लो कि किसको कितना संसाधन दिया जाएगा। अरस्तु बाबा ने मुझे बता दिया चुपके से। मैंने कहा ठीक है, सही से बताना, क्योंकि मुझे भी मेरे विद्यार्थियों को बताना है। अब देखो तर्क करते हैं बुढ़े के साथ बैठ के अच्छे से। इसका मतलब योग्यता व क्षमता के अनुसार वो कर रहा है, अर्थात जिसने जितने दंड बैठक मारे उसकी मसल्स उतनी मोटी बनाओ भगवान, जिसने जितना योगदान किया उस अनुपात में दीजिए। तो अरस्तु वितरणात्मक न्याय में समानुपातिक समानता की बात करता है कि नहीं करता? समान समानता नहीं, समानुपातिक या विभेदात्मक समानता की बात करता है। बड़ी मजेदार बात है कि नहीं? ये लो हम लिख देते हैं, इसका मतलब है अतः समानुपातिक, अतः यहां अरस्तु समानुपातिक, यहां अरस्तु समानुपातिक समानता की बात करता है, की बात करता है। बहुत बढ़िया यार, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। समानुपातिक समानता की वितरणात्मक में बात करता है, स्टार लगा दो। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है। देखो ये जो योग्यता है, अब बात ध्यान से समझिए, इस योग्यता का आधार जरूरी नहीं कि सबके हित में हो, हाँ कि ना, ये बताओ भाई, ये भी तो बात सही है। तो एक तर्क आता है मेरे दिमाग में। तर्क क्या है? तर्क ये है कि यह जरूरी नहीं, यह जरूरी नहीं कि हर एक, मतलब प्रत्येक, हर एक व्यवस्था
हर एक व्यवस्थाओं में, हर एक व्यवस्थाओं में योग्यताओं का पैमाना, बेटा ध्यान से समझना, योग्यताओं का पैमाना यानी पैरामीटर ऑफ योर एबिलिटी समान हो। बोलो सर कैसे? तो जैसे, सुन लो, जैसे जैसे अल्पतंत्र में योग्यता क्या होती है? जैसे अल्पतंत्र में योग्यता, योग्यता का पैमाना क्या हो सकता है? संपत्ति या धन हो सकता है। संपत्ति या धन हो सकता है, ध्यान देना। ऐसे ही अगर मैं उदाहरण आपको डेमोक्रेसी का दूं, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में, तो वहां भी आप कहोगे कि लोकतंत्र में योग्यता का पैमाना क्या होता है? समानता। समानता हो सकता है। और दोनों, अब यार ध्यान से देखो, यहां धन, यहां समानता, हो सकता है कहीं कुछ और हो। जैसे हमारे एक समय में, वंस अपॉन ए टाइम, विश्नोई समाज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया बहुत पहले। तो वहां योग्यता का पैमाना आपके श्रेष्ठ शारीरिक और चारित्रिक गुण रहे होंगे। एक समाज में सुंदरता आपकी योग्यता का पैमाना है, लेकिन एक समाज में, किसी अफ्रीकी, डीप अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल कंट्री में योग्यता का पैमाना आपकी क्रूरता और शारीरिक सौष्ठव भी हो सकता है। तो वहां उसको जो जितना बलिष्ठ होगा, क्रूर होगा, उसको उतने संसाधन दिए जाएंगे। यहाँ जो जितना सुंदर होगा उसकी सुंदरता को आधार बनाया जाएगा। यार ये तो है ना, अपनी ढपली अपना राग वाली बात हो गई, यूनिवर्सल थोड़ी है। तो ये कैसी न्याय, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग स्वरूप में। तो बोलो सर एक काम कर लो, फिर आप संक्षेप में जो कहना चाह रहे हो वही कह सकते हो ना, कह दो। अतः सब शासन प्रकारों में, अतः सब शासन प्रकारों में न्याय के रूप में भी विभिन्नता आ सकती है। आ सकती है, यस और नो? अब बताओ क्या ये विचार प्रासंगिक है? बोलो नहीं, ये पहले चलता होगा, मान लिया। आज तो यार ये नहीं है। देखो अपनी इस बात को, जो कौन सी बात, कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुपात में राज्य के पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार मिलने चाहिए। तो इस अपनी खुद की बात का अरस्तु ने ही खंडन किया है। कौन से तर्क देकर? यही तर्क, ये जो तर्क हैं, ये तर्क असल में, ये तर्क अरस्तु ने खुद अपनी निकोमेनियन एथिक्स नाम की किताब में दिए हैं। ये जो तर्क है, ये अरस्तु ने देकर स्वयं अपनी इस न्याय का, अपनी इस न्याय का क्या किया? खंडन किया। तो कहीं पे ये आ जाए बात, कौन सी बात? कि धनिक तंत्र के समर्थक धन में श्रेष्ठता का अर्थ देखते हैं, वहीं प्रजातंत्रवादी विश्वास करते हैं समानता में। ये कथन किसका है? तो आपको लिखना है अरस्तु का। दूसरी जगह अरस्तु कहते हैं कि एक सद्गुणपूर्ण समाज या राज्य ना तो प्रजातांत्रिक और ना ही धनिक तंत्र की व्यवस्था को स्वीकार करेगा, अपितु राज्य के अंदर सभी चीजों का जो, अब मैं इसको सारांश दे दूं तो बढ़िया रहे। अंत में अरस्तु ने, मैंने पूछा कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो अंत में अरस्तु ने कहा या स्वीकारा, क्या स्वीकारा? उसने स्वीकारा, मैं उसके कथन को लिख देता हूं। उसने स्वीकारा कि एक सद्गुणी समाज न तो धनिक तंत्र,
न तो धनिक तंत्र तथा न ही लोकतंत्र के न्याय आधारों को स्वीकार करेगा। न्याय आधारों को स्वीकारेगा। सीधा सीधा कह दिया। फिर मैंने पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, पहले ये तो बता दो, आपका सारांश क्या कहना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर ये जो आवंटन है ना, स्वीकारेगा। वहां राज्य के अंदर पद, पुरस्कार, उपाधि या प्रतिष्ठा का आवंटन, व्यक्ति के सद्गुणों के आधार पर किया जाएगा। सद्गुणों के आधार पर होगा। इज इट क्लियर? लो जी, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अरस्तु के वितरणात्मक न्याय में वितरण का आधार अंत में अरस्तु ने क्या स्वीकार किया है, तो सद्गुण को स्वीकार किया। भाई साहब, सद्गुण को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले उसने योग्यता को स्वीकार किया, लेकिन अंत में उसने सद्गुण को बता दिया कि देखो, मैं मेरी बात का खंडन करके ये बात बता देता हूं कि ये है। अंत में सद्गुणों को, इस बात को आप चाहें तो नोट में लिख लें, इस बात को। नोट में क्या लिखेंगे कि आरंभ में, किसके आरंभ में? वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय विचार के आरंभ में अरस्तु ने वितरण का आधार क्या स्वीकार किया? योग्यता स्वीकार किया। परंतु अंत में सद्बुद्धि आ गई, क्योंकि हमारी क्लास में आकर बैठ गया था। परंतु अंत में उसने प्लेटो के ही समान वितरण का आधार सद्गुणों को स्वीकार किया। सद्गुणों को स्वीकारा, अर्थात समाज में जिस व्यक्ति का, जिस नागरिक का जितने अधिक सद्गुणी योगदान, जितने अधिक नैतिकता का योगदान, जितना उच्च चरित्र, जितने बढ़िया व्यवहार उसका, उसको उतनी बड़ी प्रतिष्ठा और उतना बड़ा पद दे दो। ये बात कही। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ के आते हैं या कहीं और से सुनी सुनाई बातें, तो आप इस सारांश में नहीं पहुंच पाएंगे बिल्कुल भी, कभी भी। और डेप्थ में आने वाले एक भी प्रश्न आपसे हल नहीं होंगे। बोलो सर, एक बात और है, तो ये कहना चाहते हो क्या ऐसा उसने क्यों किया? तर्क है कि ऐसा क्यों किया अरस्तु ने। भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं किस तरह से, वाद संवाद पद्धति से, है ना, वाद प्रतिवाद पद्धति से, मतलब डायलॉग मेथड से, डायलेक्टिकल मेथड अपना रहा हूं कि सवाल जवाब के अंदाज में, जैसा सुकरात और प्लेटो ज्ञान को फैलाते थे, मैं भी वैसे ही। ऐसा उसने क्यों किया? तो तर्क हो सकता है कि अलग अलग व्यवस्थाओं में
अलग अलग व्यवस्थाओं में वितरण का आधार अलग अलग होने से न्याय भी विरोधाभासी या अलग अलग हो जाएगा। न्याय भी क्या हो जाएगा? विरोधाभासी हो जाएगा। अब आप अपने इस मैटर को पढ़ो, चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दो पॉलिटिकल साइंस में, कोई दिक्कत नहीं है। अतः वितरण आधार योग्यता व क्षमता की बजाय सद्गुण ही ठीक हैं। सद्गुण ही ठीक हैं। बाबा की अकल ठिकाने आ गई है। मैंने पूछा कि और क्या कहना चाहते हो, लेकिन बोले ये बात ध्यान रखना जितेंद्र जी कि यह न्याय व्यवस्था, लेकिन यह न्याय व्यवस्था ऐसी हो जिसमें अधिकतम लोगों को फायदा हो, मैंने कहा बाबा ये बात नहीं है तो बोलो फिर वो क्या सद्गुणी जो अधिकतम को फायदा ना पहुंचा सके। ज्यादातर जनता अगर इस बात से संतुष्ट है कि हाँ ये ठीक है, उसको मानते हैं, उसके सद्गुण को, उसके नैतिक चरित्र को, जिसको आप ज्यादा दे रहे हो उसको, तो समाज टूटेगी नहीं, विद्रोह क्रांति की संभावना नहीं रहेगी। अरस्तु सीधा कहते हैं कि अगर इस तरह हम पद प्रतिष्ठा और संसाधनों के आवंटन का पैरामीटर किसी की नैतिकता या चरित्र को मान लेते हैं, तो उसको ऐसा देने से, उसको आवंटन करने से ज्यादातर लोगों को, पूरी जनता को फायदा हो रहा हो तो वो सहमत होंगे। और अगर ज्यादातर को फायदा नहीं हुआ है, उस विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग को ही फायदा हुआ है, तो क्रांति हो सकती है। वो सावधानी से कहते हैं, पर बोलो ऐसा होगा नहीं, चिंता मत करो। मैंने कहा यह भी ठीक है। इसका मतलब सारांश में ये कह सकते हो ना कि ये न्याय, वितरणात्मक न्याय किसके समान है? ये प्लेटो के समान हो गई। ठीक है, अब सीधा सीधा मैं आता हूं इसकी संशोधनात्मक या सुधारात्मक पर। तो उसको नंबरिंग डाला था हमने, हाँ दूसरी है संशोधनात्मक न्याय। इसी में चल रहे हैं अपन, संशोधनात्मक या सुधारात्मक। संशोधनात्मक या सुधारात्मक या रेक्टिफिकेटरी, सुधारात्मक न्याय। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट लिख लो। सबसे पहला तो यह है कि यह नागरिकों के आपसी संबंधों को नियमित करने के लिए है। यह नागरिकों के आपसी संबंधों को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए है। ठीक है, दूसरी बात है कि प्रकृति से कैसी होगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये नेचर में कैसी होगी, जब दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने की बात कह रहे हो तो नकारात्मक होगी कि नहीं होगी? उसको दंड भी दिया जा सकता है, रोका भी जा सकता है, तो निषेधात्मक। अतः अपनी प्रकृति में, ये प्रकृति से
निषेधात्मक या फिर नकारात्मक, नकारात्मक होती है। यार न्याय की स्थापना करने के लिए आप किसी को दंड दे रहे हो तो नकारात्मक है ना ये। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है, रक्षा करती है। बेटा डिटेल्स में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने अरस्तु जी से पूछ लिया कि फिर इस न्याय का आधार क्या है। भाई वितरण का आधार तो आपने ढूंढ लिया था, वितरण का आधार सद्गुण, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है समानता। इसका इसका आधार समानता होता है, अर्थात समानता की स्थापना के लिए यह सब कुछ किया जाता है। इसका आधार समानता होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु मैंने सरलता से बोल दिया है आपको, समानता होता है। अब इसके भी दो उपभेद हो सकते हैं, इसके इसके दो प्रकार। इसके जी इस प्रकार की न्याय के, इसके दो प्रकार, पहला ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। पहला हो गया ऐच्छिक, ऐच्छिक न्याय। ऐच्छिक न्याय कौन सी? ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय। और दूसरा हो गया अनैच्छिक, अनैच्छिक संशोधनात्मक न्याय। यानी बिना अपनी कंसर्न के रेक्टिफिकेशन जब किया जाए तो दंड से किया जाता है। आप अपने से तो खुद से तो बदल के राजी नहीं हो ना। ऐच्छिक संशोधन कैसे होता है? ऐच्छिक संशोधन होता है आपसी सहमति से, मतलब आपने व्यवहार बर्ताव जो किया है वो अगर आपसी सहमति से बदल लिया जाए, लोगों के अनुकूल कर लिया जाए, परिवर्तित कर लिया जाए, या संतुलन कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से कोई कोर्ट में तो जाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। ये मामले दीवानी प्रकार में आते थे। तो अरस्तु कहते हैं कि भाई यदि कोई ऐसा नॉर्मल मामला है तो आपस में बोल बैठ के पंचायत करके दो आदमियों को बुला के और तब समझौता कर लेते हैं, है ना। ये होता है ऐच्छिक न्याय। एक होता है अनैच्छिक न्याय। अनैच्छिक न्याय ये आपसी सहमति से नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा दंड से स्थापित किया जाता। बोलो सर कब किया जाता? जब जघन्य अपराध होते हों। जघन्य अपराध दीवानी प्रकार के नहीं बल्कि फौजदारी, यह है क्रिमिनल मामलों में लागू होता था। फौजदारी को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिमिनल। यह फौजदारी मामलों से संबंधित न्याय है। तो इसको स्वयं करेंगे और इसको कौन करेगा? कोर्ट करेगा, ऐसा वो कहते हैं। फिर लास्ट में ये कहता है कि भाई मेरी ये जो न्याय है, कौन सी न्याय अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, संशोधनात्मक ये या सुधारात्मक न्याय, इसका संबंध अरस्तु अनुसार इस प्रकार, प्रतिवर्ती न्याय भी इसको नाम दिया था उसने, इस प्रकार संशोधन प्रतिकारात्मक या प्रतिवर्ती ये सारे इसी के नाम हैं। प्रतिवर्ती न्याय
का प्रकृति न्याय को आप सभी प्रकार के व्यवस्थाओं में लागू कर सकते हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में लागू कर सकते हो। लागू कर सकते हो, अरे बहुत बढ़िया प्लेटो बाबा। नहीं अरस्तु जी, इसका मतलब तो आपका ये जो न्याय है इसका संबंध संपूर्ण न्याय के नजदीक कर दिया आपने। बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका अंतिम संबंध, अल्टीमेटली इसका जो सार है, इसका अंतिम संबंध सामान्य न्याय से हो जाता है, हो जाता है। हो जाता है। इसीलिए वर्तमान में अरस्तु का सामान्य न्याय व सुधारात्मक, भाई सुधार करके भी तो सामान्य न्याय स्थापित करते हैं। सामान्य न्याय व सुधारात्मक न्याय, सामान्य न्याय व सुधारात्मक न्याय एक दूजे के अनुपूरक लगते हैं या अनुपूरक हो गए। बहुत बढ़िया, तालियां, गुड बाटो, बढ़िया काम हो गया। इसे लागू कौन करता है? तो आपका ये सवाल भी सोल्व कर देता हूं। इसे लागू करने की जिम्मेदारी कमेंट में लिखो ना, किसकी है? इसको लागू करने की जिम्मेदारी न्यायालय की होती है बंधु, न्यायालय की होती है। ये आपका अरस्तु का जो है न्याय था। कितना बढ़िया लगा आपको या नहीं? अब जरा समझ लें, हमने आपको शुरू में क्या बताया था? हमने आपको बताया था, मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूं। ये देखो, पहला सवाल कि प्लेटो के न्याय विचार रिपब्लिक तथा अरस्तु के संपूर्ण न्याय विचारों का वर्णन पॉलिटिक्स में है। गलत बात है, निकोमेनियन एथिक्स नाम की बात आगे आएगी कि वर्णन उसमें मिलता है। ये प्लेटो का न्याय व्यक्ति के सद्गुणों पर टिका है, सही बात है। वहीं अरस्तु का नैतिकता के साथ साथ संबंधों के नियमन और समानता की बात करता है। यस और नो? आपकी समस्या उम्मीद करता हूं अब सोल्व हो गई होगी, क्योंकि पूरे लेक्चर के बाद आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई। इस पूरे लेक्चर में हमने अरस्तु के न्याय विचार को, जिसकी चर्चा उसने पॉलिटिक्स में की, लेकिन उसकी व्याख्या उसने निकोमेनियन एथिक्स नाम की किताब में की। इसमें वो न्याय के दो प्रकार मोटे मोटे बताता है। पहला सामान्य न्याय, दूसरा विशिष्ट न्याय। इस विशिष्ट न्याय को वो कहता है कि विशिष्ट योग्यता के आधार पर लोगों को विशेष उपहार मिलने चाहिए, विशेष पद प्रतिष्ठा। तो जब न्याय की परिभाषा ढूंढते हो अरस्तु, तो न्याय के प्रश्न को वो कहता है कि न्याय का प्रश्न बेसिकली समाज में लोगों को संसाधन, पद, प्रतिष्ठा, उपाधि या पुरस्कार के वितरण से संबंधित है। अर्थात इसका सही वितरण ही न्याय की स्थिति को बताता है। तो वितरणात्मक न्याय आपने पढ़ा, अंत में इसको बहुत सारे तर्क देते हुए आपने इसका खंडन कर दिया। तो उसने कहा कि सुधारात्मक न्याय देखो ऐसे होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। इसके जरिए सुधारात्मक न्याय ही वास्तव में सामान्य न्याय के नजदीक चला जाता है। वितरणात्मक न्याय को वो अधूरा बताता है। कैसे? निकोमेनियन एथिक्स में संपूर्ण न्याय को हमने पढ़ा। संपूर्ण न्याय को पढ़ते हुए फिर हम आगे बढ़े। एक कथन आपने हाथ में लिया कि अरस्तु की पूर्ण न्याय सामान्य न्याय की स्थिति में राजनीति और नीति में, कानून और विवेक में, नागरिक और सद्गुण में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, पूरा पढ़ने के बाद आप इस स्थिति में पहुंच गए थे। फिर अपन ने देखा विशेष न्याय। इस तरह से तर्क सहित पढ़ा और पढ़ने का अंदाज था, साथ में क्वेश्चंस हमारे सोल्व हो रहे थे, है ना? साथ में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं और इन क्वेश्चनों के साथ साथ
हमने आपको एक एक चीज़ स्पष्ट करते हुए बताया कि किस बुक में है, किस में नहीं है। इन सब चीज़ों के साथ कथन, कारण और निष्कर्ष की बातें पढ़ते हुए आप साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक और बात है, सामान्य नोट्स में आपको ये वर्गीकरण नज़र नहीं आता है जिस पर मैंने यहाँ प्रकाश डाला है। ठीक है जी। तर्क पढ़ने का तरीका जो था वो हमने वाद विवाद पद्धति रखा है, ताकि मैं अरस्तु और मैं बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी जिज्ञासाएं, मेरे विद्यार्थियों की जिज्ञासाएं मैंने खुद ने सोल्व की हैं। यहाँ पे मोटे तौर पर विशिष्ट न्याय के दो स्वरूपों की हमने बात की, डिस्ट्रीब्यूटिव और सुधारात्मक। या तो प्रश्न यहाँ से आता है या प्रश्न यहाँ से आता है, डैम श्योर एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है निश्चित रूप से। वितरणात्मक न्याय में तर्क पद्धति का हमने लेते हुए फिर उसके एक क्रक्स को बताया कि कैसे समानुपातिक समानता की बात करता है वितरणात्मक। वितरणात्मक न्याय का आधार क्या है? योग्यता और क्षमता। इसके साथ साथ तर्क दिया कि यह जरूरी नहीं कि हर एक व्यवस्थाओं में योग्यता का पैमाना। ये जो कथन है ये किसका कथन है? अरस्तु ने खुद खंडन किया अपने वितरणात्मक न्याय का, और बहुत बेहतरीन तर्क के साथ उसने खंडन किया। वितरणात्मक न्याय का खंडन करते हुए फिर उसने कहा कि वास्तव में इसका, मैंने पूछा कि बाबा आप वितरण का खंडन कर रहे हो, योग्यता को खंडन मान रहे हो, तो फिर आधार क्या हो? तब उसने कहा कि बेटा सद्गुण को ही आधार मान लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वितरणात्मक न्याय का आधार क्या बताया? सद्गुण को बताया। ये भी एक प्रश्न है। ये बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया आप सभी को? अगर समझ में आया और मजे आए पढ़ने में तो कमेंट करके रिव्यू जरूर दीजिए। और साथ साथ एक चीज़ और है, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं इस सत्र को, तो क्या आप नहीं चाहते कि YouTube पे भी एक उच्च स्तरीय अध्ययन सामग्री हो? चाहते हैं? भाई अंगूठा करके बता दो ना। चाहते हैं तो इस सत्र को शेयर जरूर कर देना। ये किसी भी अध्यापक के लिए एक गुरु दक्षिणा की तरह होती है। ठीक है। एक एक प्रश्न मैंने यहाँ से एक एक चीज को छोड़ा नहीं है, पूरा संशोधनात्मक को। इस तरह से ये टॉपिक यही है। अब अगले टॉपिक में मैं, अभी तक हमने बात की है यूनान की परंपरा में न्याय क्या होता था। अब बहुत छोटे छोटे तरीके में मध्यकाल में न्याय को समझेंगे और फिर रोल्स, और रोल्स के बाद समसामयिक विचारक, यानी इसके 2 लेक्चर और न्याय पर अभी आगे होंगे। ये थी हमारी न्याय पर चौथा सत्र। शायद मिलते हैं अगले सत्र में, तुरंत दूसरा लेकर आ रहा हूँ।